हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर 1 में, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर, तो प्लेलिस्ट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एचपीपीएससी पेपर 1 की सीरीज का उन वीडियोस को आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत स्टेट के, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? इसके फाउंडर कौन थे? बीरसेन द्वारा सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी। बीरसेन वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट। ये अलेक्जेंडर कनिंघम की रिसर्च के बेस पर बताया गया है कि बीरसेन सुकेत स्टेट का फाउंडर था। बीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में की। 765 एडी में सुकेत स्टेट की स्थापना की गई। जो आज का सुंदरनगर है उसका नाम पहले हुआ करता था सुखखेत, यानी कि सुखखेत, जो बाद में सुकेत बन गया। सुखखेत से सुकेत बन गया। और जो सुंदरनगर शहर है उसका प्राचीन नाम क्या था? सुकेत का जो सुंदरनगर शहर है उसका प्राचीन नाम बनेड़ था। ये जो ऑप्शन में लक्ष्मण सेन दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है सुकेत रियासत से। क्यों? क्योंकि ये अंतिम राजा थे, लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर ऑफ सुकेत स्टेट। सुकेत रियासत के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन। 1919 से 1948 तक का शासनकाल रहा इनका। फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह हुआ था सुकेत स्टेट में। सुकेत सत्याग्रह हुआ था 1948 में। सुकेत सत्याग्रह 1948 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमने कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, पंडित पद्मदेव। हमने कल डिटेल में डिस्कस किया है। पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। पंडित पद्मदेव का उपनाम क्या था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है वो इस बात को जानते होंगे कि पंडित पद्मदेव का उपनाम क्या था। ये आपको कमेंट में बताना है। अगर नहीं जानते हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना एचपी जीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना until 1966 was one of the तहसील्स of which of the following districts of पंजाब? वर्तमान ऊना जिला सन 1966 तक पंजाब के किस जिले की एक तहसील थी? तो वर्तमान ऊना 1966 में पंजाब के होशियारपुर जिले की एक तहसील थी ऊना। होशियारपुर जिले से लोहारा अलग हुआ, ऊना अलग हुआ, अंब वाला क्षेत्र अलग हुआ, ऊना हुआ अलग, इसके अलावा संतोषगढ़ अलग हुआ। ओके, ये एरिया पंजाब से अलग हुए थे होशियारपुर जिले से। ओके, अब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिसके बाद पंजाब के कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिए गए थे। तभी बोलते हैं कि विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ? हिमाचल का जो एरिया है वो बड़ा कब था? विशाल हिमाचल कब बना? विशाल हिमाचल 1966 में बना था। क्योंकि इसमें 1966 में पंजाब के कुछ जिलों से एरियाज हिमाचल प्रदेश में ऐड किए गए थे, जो कि पर्वतीय एरिया थे, पहाड़ी जो एरियाज थे। अब कौन कौन से एरियाज पंजाब से हिमाचल में मर्ज किए गए थे? होशियारपुर जिला पंजाब का था, उससे लोहारा, अंब, ऊना और संतोषगढ़ ऐड हुए थे। और एक गुरदासपुर से डलहौजी, जो पंजाब का गुरदासपुर जिला है उसमें चंबा का डलहौजी क्षेत्र, ओके, डलहौजी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। और अम्बाला से कौन सा एरिया मिलाया गया होगा हिमाचल प्रदेश में? तो नालागढ़ का क्षेत्र, अम्बाला जिला से नालागढ़ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ऐड हुआ था। तो आप देखेंगे नालागढ़ में पंजाबी बोली बोली जाती है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी टच आता है। ऊना में पंजाबी टच आता है। ओके, ये जो अंब वगैरह है संतोषगढ़, यहाँ पे भी पंजाबी टच देखने को मिलता है। फिरोजपुर से कोई भी जिला ऐड नहीं हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। ओके, तो इस क्वेश्चन में पंजाब की ऊना एक तहसील थी होशियारपुर जिले की। ये जो पंजाब पुनर्गठन आयोग बना था जिसके तहत ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज को विस्तार मिला, तो पंजाब पुनर्गठन आयोग, इसका पंजाब पुनर्गठन आयोग, इस आयोग का गठन 1965 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछ लिया था। अध्यक्ष का नाम था सरदार
हुकम सिंह, सरदार हुकम सिंह पंजाब पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 1965 में ये आयोग बना था और 1966 में यहाँ पे बाउंड्रीज का जो है यहाँ बदलाव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड नियर द समिट ऑफ बारालाचा पास। बारालाचा पास के नजदीक कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील बारालाचा दर्रे के पास स्थित है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए बारालाचा पास है कहाँ। बारालाचा पास पांगी रेंज में आता है, पांगी रेंज में आता है ये, और ये लाहौल और भरमौर के बीच में है। बारालाचा पास लाहौल और भरमौर के बीच में, लाहौल भरमौर में आता है। इसकी हाइट कितनी, एल्टीट्यूड 4890 मीटर अबव सी लेवल। इसके पास कौन सी लेक लोकेटेड है? सूरजताल लेक लोकेटेड है नियर बारालाचा पास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सूरजताल लेक। सूरजताल झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? क्वेश्चन ये भी बनता है, कौन सी नदी का उद्गम होता है इस झील से? तो इस झील से भागा नदी का उद्गम होता है, भागा रिवर, भागा नदी का उद्गम होता है सूरजताल लेक से, सूरजताल लेक से। ओके, और सूरजताल लेक बारालाचा पास के नज़दीक है। बारालाचा पास की हाइट 4890 मीटर है अबव सी लेवल। ये लाहौल स्पीति में आता है, पांगी रेंज में, लाहौल भरमौर रेंज में। ओके, चंद्रताल लेक जो ऑप्शन में दिया है, चंद्रताल झील, इसे हेनसियान जो एक ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर, इसने इसे लोहित्य सरोवर कहा था। क्या कहा था? लोहित्य सरोवर। चंद्रताल लेक की हाइट कितनी है? चंद्रताल लेक की हाइट 4270 मीटर एबव सी लेवल है। चंद्रताल लेक कहाँ है? ये स्पीति के पास है। चंद्रताल लेक से चंद्रा नदी निकलती है। ओके, चंद्रा रिवर, चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल लेक से होता है। और चंद्रताल लेक एक रामसर साइट भी है। ओके, रामसर साइट है। ऑप्शन में बरदौनसर लेक दिया है, बरादौनसर लेक। बरादौनसर लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ये झील डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहाँ है? ये डोडरा कवार और सौंधला के बीच में स्थित है। कहाँ पे है? डोडरा कवार, काफी इंटीरियर है, डोडरा कवार और सांगला, सांगला के बीच ये लेक पाई जाती है। डोडरा कवार और सांगला के बीच में जो लेक है उसका नाम है बराडौनसर लेक, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है। शिमला में एक चंद्रनाहन लेक भी है, चंद्रनाहन झील शिमला में है। इसकी ऊंचाई 4267 मीटर है अबव सी लेवल। ये चंद्रनाहन लेक कहाँ है? ये शिमला के रोहड़ू में स्थित है, शिमला के रोहड़ू में। चंद्रनाहन लेक से किस नदी का उद्गम होता है? पब्बर नदी का उद्गम होता है चंद्रनाहन लेक से, पब्बर नदी का उद्गम होता है। चंद्रनाहन लेक्स को 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है, 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है चंद्रनाहन लेक को। इसके अलावा शिमला में एक तानू जुब्बल लेक भी है, तानू जुब्बल लेक। एक करारी लेक है शिमला में, करारी लेक, करारी झील। एक करारी झील है शिमला में और एक करेरी लेक है। करेरी लेक कहाँ है? करारी झील और करेरी नाम सेम है, लेकिन करारी लेक शिमला में है, करेरी लेक कांगड़ा में है, ये ध्यान रहे। ऑप्शन में सरियोलसर लेक दिया है। सरियोलसर लेक कहाँ है? सरियोलसर लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, 3100 मीटर की हाइट पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2018 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार ने पिछड़ा जिला घोषित किया था? सन 2018 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला था जिसे भारत सरकार द्वारा पिछड़ा जिला घोषित किया गया था? वो जिला था जिला चंबा। ऑप्शन डी करेक्ट है, जिला चंबा। यहाँ का पांगी क्षेत्र काफी बैकवर्ड एरिया है, के पांगी एरिया। चंबा जिला की साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में सबसे कम है, 72.17% लिटरेसी रेट है 2011 की सेंसस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट चंबा की। सेक्स रेशो यहाँ की है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की सेक्स रेशो 986 मेल पर फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और पॉपुलेशन डेंसिटी है 80 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1909 में मंडी में
स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष की शुरुआत के नायक कौन थे? हु लेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड सिविल राइट्स इन 1909 एडी इन मंडी? मंडी में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष की शुरुआत शोभाराम द्वारा ये संघर्ष की शुरुआत की गई थी। शोभाराम मंडी के सरकाघाट से थे, सरकाघाट से संबंध रखते थे, जहाँ पे ये उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की थी सन 1909 ईस्वी में मंडी में। उस समय मंडी की रियासत के राजा कौन थे? जब 1909 का ये विद्रोह यहाँ पे शुरू हुआ था, संघर्ष जो शुरू हुआ था, उस समय थे भवानी सेन। राजा कौन थे? भवानी सेन। बाद में शोभाराम के विद्रोह को दबा दिया गया था और उन्हें कड़ी सजा दी गई थी, जेल इनको हो गई थी, काला पानी इनको भेज दिया गया था। ये जो ऑप्शन में मियाँ जवाहर सिंह दिया गया है, ये मंडी जो षड्यंत्र हुआ था, मंडी षड्यंत्र के मुख्य सदस्य थे, मंडी षड्यंत्र के मियाँ जवाहर सिंह, और दूसरे थे रानी खैरगढ़ी। दूसरे कौन थी? रानी खैरगढ़ी, जो मुख्य दोषी ठहराए गए थे मंडी षड्यंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर के प्रस्तर खंडों के शारदा लिपि में संस्कृत शिलालेख उस राज्य की प्रमुख राजधानी किरात को साबित करते हैं? जो शिव मंदिर है बैजनाथ का, बैजनाथ में जो शिव मंदिर है, उसके प्रस्तर खंडों में जो शारदा लिपि में जो संस्कृत शिलालेख है, ये कांगड़ा की प्रमुख राजधानी किरात को साबित करते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, शिव मंदिर बैजनाथ। ऑप्शन में लक्ष्मी नारायण मंदिर दिया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो चंबा में है, इसका निर्माण किसने करवाया है? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन द्वारा करवाया गया था, साहिल वर्मन। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर किस शैली में बना है? तो ये शिखर शैली में बनाया गया है, पारंपरिक शिखर शैली में, शिखर शैली। माता भद्रकाली टेम्पल जो है, ये 400 साल पुराना मंदिर है कांगड़ा जिला में, और ये शिखर शैली में बना है, ये भी शिखर शैली में ही बना हुआ है। ये धर्मशाला के निकट एक गांव में स्थित है। ये 1905 में जो अर्थक्वेक आया था, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान हुआ था, टूट गया था, लेकिन इसे 1905 के भूकंप में ये मंदिर टूट गया था, लेकिन 2012 में इसे फिर से रिस्टोर किया गया बाय इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा। हडिम्बा देवी मंदिर कुल्लू। हडिम्बा देवी मंदिर को ढोंगरी मंदिर भी कहा जाता है। एक तो इसे ढोंगरी मंदिर भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना, ढोंगरी मंदिर और हडिम्बा मंदिर एक ही मंदिर है। ढोंगरी मंदिर, हडिम्बा मंदिर, हडिम्बा किसका नाम था? हडिम्बा जो महाभारत काल के भीम थे, उनकी पत्नी का नाम था, भीम की पत्नी का नाम था हडिम्बा। हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। 1553 में हुआ था, अजबर सेन, बहादुर सेन ने करवाया था, बहादुर सेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये मंदिर किस शैली में बना है? इस आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है? तो ये पैगोडा शैली में बना है। ओके, पैगोडा शैली में ये मंदिर बनाया गया है, पैगोडा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश में चित्रकला के संरक्षण के लिए कोई भूमिका नहीं निभाई है? हिमाचल प्रदेश में चित्रकला के संरक्षण में चतर सिंह ने भी भूमिका निभाई है, कृपाल पाल, बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के वंशजों ने। लेकिन उज्जैन के प्रसिद्ध कलाकार ऐसा कोई विशेष भूमिका यहाँ पे नहीं निभाई है जिन्होंने, ओके, चित्रकला में, पेंटिंग के आर्ट में। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पूछा था किसने भूमिका नहीं निभाई है, तो उज्जैन के प्रसिद्ध कलाकारों ने नहीं निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन राज्यसभा? राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला लीला देवी महाजन थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लीला देवी महाजन। लीला देवी महाजन ने राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था, इन्होंने राज्यसभा में, ओके, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया था हिमाचल प्रदेश का। कब? 1972 से 1978 के बीच में, 1972 टू 1978। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश में पहली महिलाएं जो बनी, जिन्होंने कोई पदभार संभाला या कुछ हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, या हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल रही, न्यायाधीश रही हिमाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया एज अ फर्स्ट फीमेल। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट महिला प्रतिनिधित्व जिसने हिमाचल प्रदेश का किया था, लीला देवी महाजन, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधायक, पहली
फीमेल एमएलए कौन थी हिमाचल प्रदेश से? तो ये थी, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने, लता ठाकुर। पहली महिला एमएलए थी हिमाचल प्रदेश से लता ठाकुर। ये कहाँ से थी? ये लाहौल स्पीति से थी। हिमाचल प्रदेश से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश से पहली लोकसभा महिला सदस्य कौन थी? जो महिला थी और लोकसभा सदस्य थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। फर्स्ट विमेन, पहली महिला विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी? विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक्स। पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश में सुश्री शीला कौल। सुश्री शीला कौल। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहली, फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस। ओके, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ पहली मुख्य न्यायाधीश थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, लीला सेठ। पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश में शीला कौल। पहली महिला विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश की विद्या स्टोक्स। फर्स्ट फीमेल एमएलए लाहौल स्पीति से लता ठाकुर। लोकसभा सदस्य राजकुमारी अमृत कौर। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला लीला देवी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति इज नोन टू बी द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज? निम्न में से किस घाटी का पुरातन नाम पंक्ति था? पंक्ति नाम किस वैली का प्राचीन नाम था? एंशिएंट नेम पांगी वैली का प्राचीन नाम था पंक्ति। ओके, पांगी वैली, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पांगी वैली है चंबा में। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज है वेस्टर्न हिमालयाज में। ऑप्शन में बसपा वैली दिया है। बसपा वैली को सांगला वैली भी कहा जाता है। सांगला वैली ये किन्नौर में है। बिस्पा वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि बिस्पा नदी के बैंक पे स्थित है। सांगला वैली में ही, बसपा वैली में ही चिटकुल हाईएस्ट विलेज है वैली का। ओके, 3437 मीटर की हाइट पे। ऑप्शन में पब्बर वैली दिया है। पब्बर वैली को रोहड़ू वैली के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर वैली, रोहड़ू वैली एक ही वैली है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है पब्बर वैली। पब्बर वैली पब्बर नदी के नाम से इस वैली का नाम पड़ा है। पब्बर नदी चंद्रनाहा लेक से निकलती है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पब्बर रिवर जो है, जो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है वैली का, पब्बर रिवर ट्राउट फिश के लिए फेमस है। ट्राउट फिश के लिए, ओके, ट्राउट मछली। पोंटा वैली ऑप्शन में दिया है। पोंटा वैली को क्यारदान दून वैली भी कहा जाता है। क्यारदा दून वैली भी इन्हें कहा जाता है। ओके, पोंटा वैली या क्यारदा दून वैली ये कहाँ है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। पोंटा वैली को यमुना रिवर अलग सेपरेट करती है। यमुना नदी पोंटा वैली को देहरादून से अलग करती है। देहरादून से अलग करती है यमुना रिवर पोंटा वैली को। गिरी और बाटा इस वैली को पानी देती हैं। एक वैली बच गई जिसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, चंबा वैली। चंबा वैली को रावी वैली भी कहा जाता है, रावी वैली भी कहा जाता है, इसे रावी घाटी भी कहा जाता है। चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और शहद की घाटी चंबा घाटी को कहा जाता है, रावी घाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन वायलेंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द फार्मर्स ऑफ द बुशहर स्टेट अगेंस्ट द कैश रेवेन्यू कलेक्शन वाज। बुशहर रियासत के किसानों द्वारा नगद राजस्व संग्रह के खिलाफ किए अहिंसात्मक आंदोलन का क्या नाम था? अहिंसात्मक आंदोलन था बुशहर स्टेट में जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट का नाम पूछा है। उस मूवमेंट का नाम था धूम मूवमेंट। धूम आंदोलन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये मूवमेंट कब हुआ था? ये मूवमेंट हुआ था, धूम मूवमेंट हुआ था 1859 में। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? मुख्य केंद्र था इसका रोहड़ू। ओके, झुग्गा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? झुग्गा मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में झुग्गा मूवमेंट हुआ था।
झुग्गा मूवमेंट बिलासपुर में कब से कब तक चला? ये मूवमेंट 1883 से 1888 तक चला। ये बिलासपुर के गेहड़वी क्षेत्र में हुआ था। गेहड़वी क्षेत्र में उस समय बिलासपुर यानी कहलूर का राजा कौन था? उस समय रूलर कौन था, किंग कौन था बिलासपुर का? कहलूर का राजा था उस समय अमरचंद। अमरचंद के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे झुग्गा आंदोलन कहा गया था। ब्राह्मण, गेड़वी क्षेत्र के ब्राह्मण झुग्गियों में रहना शुरू किया था उन्होंने, और झंडे लगाकर अपना आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। बाद में इन लोगों ने अपनी झुग्गियों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद जनता भड़क गई और राजा को बेगार प्रथा खत्म करने के लिए प्रशासनिक सुधार करने पड़े थे, रिफॉर्म करने पड़े थे झुग्गा मूवमेंट में, झुग्गा सत्याग्रह में। ओके, क्यों किया गया था ये झुग्गा सत्याग्रह? जो बेगार प्रथा थी, फ्री का काम करना पड़ता था, राजा का टैक्सेस देने पड़ते थे, बेगार देनी पड़ती थी, उसके खिलाफ लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किए थे, सत्याग्रह की थी, मूवमेंट किए थे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लेलिस्ट अगर आपने फॉलो नहीं किया है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट अलग से सेपरेट कर दी है, HPGK की प्लेलिस्ट अलग से सेपरेट कर दी है, इंग्लिश और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की प्लेलिस्ट और वीडियोस 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी चैनल पे आना, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you found this video helpful, please like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Let's hit 99 likes on this video.